आशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कहानी यहाँ से नहीं बल्कि उस लम्हे से शुरू होती है जब खामोशी बोलने लगती है और अल्फाज सुनने लगते हैं। एक ऐसा मंजर जहाँ फैसले आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करते हैं और हर खबर अपने अंदर एक नया मफहूम छुपाए हुए है। इस्लामाबाद में आज की सरगर्मियां उसी बदलते मंजर की अक्कासी करती हैं, जहां मुलाकातें सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि एक संजीदा कोशिश बन चुकी हैं। राब्ते कायम है, पैगामात का सिलसिला जारी है और एक ऐसा रास्ता तलाश किया जा रहा है जो तनाव को कम कर सके। रुकने का ऐलान जरूर सामने आया मगर हालात की रवानी अब भी जारी है। कुछ इसे पेशरफ्त समझते हैं तो कुछ इसे महज एक वक्फा करार दे रहे हैं, जबकि कई निगाहें अब भी अगले कदम की मुंतज़िर नजर आती हैं। मगर एक हकीकत वाज़ेह है कि बातचीत का दरवाज़ा अब तक खुला हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम उसी कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे जहां हर बदलता लम्हा एक नई समत का पता दे रहा है और हर समत अपने अंदर कई सवालात लिए हुए है। नाज़रीन, कहानियां जब वक्त के दामन में ठहरती हैं तो सिर्फ वाक़यात नहीं रहती, वो सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनाई कम देती हैं मगर असर गहरा छोड़ जाती हैं और कुछ मंजर ऐसे होते हैं जो गुजर कर भी दिलो दिमाग में रह जाते हैं। पहलगाम के वाक़े की परतें हों या इस पर उठने वाले सवालात, हर बात जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक साल गुजरने के बाद भी जवाब अधूरे हैं और कहानी मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ बयानात का सिलसिला है जहां लफ्ज़ तीर की तरह चलते हैं और मौक़िफ़ अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। कहीं दावे हैं, कहीं इनकार और कहीं खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। मीडिया की आवाज़ें भी इस मंजर का हिस्सा हैं जो कभी रोशनी दिखाती है और कभी धुंध को और गहरा कर देती है। फिर एक और रुख है जहां मैदान बदलता है और हिकमत अमली नई सूरत इख्तियार करती है। जदीद अंदाज, नई सोच और एक ऐसा जवाब जो अपने असरात छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ अंदरूनी सियासत की कहानी भी चल रही है जहां ताल्लुकात, नाराजगियां और मुफाहमत के दरवाजे साथ साथ खुलते और बंद होते रहते हैं। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनमें तारिक सुमेर साहब और शकील करार साहब हमारा साथ देंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान जिनका ताल्लुक PTI से है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमेर साहब, इस वक्त सर प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो तमाम तर चीज़ें तो सर हमारे सामने हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें हमारे व्यूवर्स को पता है। सो मैं इस एक पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका जो है वो दोबारा हमला करता है तो इससे ये एक आलमी जंग जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। हम देख रहे हैं दोनों फरीक जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो हर लम्हे, हर घंटे बाद जो बयानात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से बदल जाते हैं। ट्रुथ सोशल जो उनका मीडिया है उसमें एक घंटे में 41 पोस्टें। सर जी, क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? चाहते भी हैं मुज़ाकरात ये हो जाएं या ना होएं या सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है? शुक्रिया काशा। जैसा कि कल हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि JD वैंस किसी भी वक्त जहाज़ में बैठेंगे और वो नहीं हुआ, बैठ सके क्योंकि ईरान की तरफ से इनकार कर दिया गया था। और जब अतारड़ का ट्वीट आया हमारे वज़ीर इत्तलात का तो बात वाज़ेह हो गई थी कि ईरान ने इनकार कर दिया और रात बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी। बैकडोर राब्ते थे बहुत और फील्ड मार्शल के और वज़ीर आज़म के, उनके नतीजे में आपको पता है तकरीबन 1:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पे बयान आता है और जिसमें वो कहते हैं मैं जंग बंदी में तोसीक कर रहा हूँ और ये बड़ा खुशाइंद ऐलान था इस हद तक। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। ये पहला जो पोर्शन था वो बिल्कुल अच्छा, मैं उसको वेलकम करता हूँ कि चलें जी, उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप के कहने पे ये जंग बंदी में तोसीक कर दी। लेकिन जो अगला मामला है, जो वजह तनाज़ा है असल सारी बातचीत शुरू ना होने की, आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी है अमेरिका की तरफ से किए जाना। उनका जहाज़ भी ईरान का उनके कब्ज़े में है, कल एक और उन्होंने कश्ती कब्ज़े में ली थी तो उसको फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें उसमें ईरान की तरफ से जो किया गया है, थोड़ा मैं अगर अर्ज़ करूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? जी जी। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ईरानी क़यादत को चाहिए था कि आपको लाज रखनी चाहिए थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की, जो 3 दिन तेहरान आपके पास गुजार कर आए, सारे हालात आपको बताए, सारी सूरत हाल आपसे डिस्कस की और आपने कमिटमेंट दी कि आप इस्लामाबाद आएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उन्होंने यकीन दिलाया था कि आबनाए हरमुज़ खुलेगी
और नाकाबंदी हम जो है नरमी करेंगे। नरमी की कल दिन में कोई खबर आई थी, नाकाबंदी की जो सर नरमियाँ थी वो किस जानिब से करनी थी? अमेरिका की तरफ से खुलनी तो थी ना। अमेरिका ने नहीं की ना। मेरी बात मुकम्मल होने, आप बिल्कुल को सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें चाहिए था कि क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन इंतज़ार कर रहा था कि अमेरिका तेहरान से ग्रीन सिग्नल आए तो वो वहाँ से जहाज़ में बैठे और आ जाएं। इन्हें चाहिए था कि जी लाज रखते पाकिस्तान की और यहाँ आके सामने बैठ के उनके बात करते कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, और पाकिस्तान फिर उनको कहता कि नाकाबंदी ख़त्म करें और फिर मुज़ाकरात का अगला ये आ गए हैं हमारे कहने पे, पहले आप नाकाबंदी ख़त्म करें फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। और फिर यकीनन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतना प्रेशर पड़ना था डोनाल्ड ट्रंप पे और नाकाबंदी ख़त्म हो जानी थी। यहाँ आने के बाद प्रेशर पड़ना था, बिल्कुल पड़ना था कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं ना, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 3 दिन क्या करते रहे, वो गए ना, उनको कायल किया और इतने मुश्किल हालात में वहाँ गए, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने उनके साथ इतनी नेकनीयती और खुलूस दिखाया, और ईरानी क़यादत हिले बाने उनके आपस में जो मामलात हैं सियासी क़यादत के पासदारान के, उसकी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। जब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि अब नए हरमुज़ हम खोल रहे हैं, तो उसके बाद पासदारान ने उस पर बड़ी नापसंदीदगी का इज़हार किया। वहाँ से उनके ख़िलाफ़ एक कंपेन चलाई गई ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो 2 दिन खामोश रहे। तो इसमें उनके अंदरूनी मामलात हैं, आप अंदरूनी मामलात में जो मर्ज़ी करते रहें। पाकिस्तान का कंसर्न ये था कि दोनों को बिठाना है। दूसरा दौर की पूरी तैयारियां आपको पता है इस्लामाबाद में सारी मुकम्मल थी, वो नहीं हुई। तो इन्हें चाहिए था कि उस पर आते, मेरी राय में यहाँ बैठ के बात करते और पाकिस्तान का फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड मज़ीद होता, अमेरिका पे मज़ीद दबाव पड़ता, बाकी दुनिया के डेलीगेशन भी यहाँ आने थे, वो भी बात करते। तो इस तरीके से मेरी राय में ये उन्होंने गलत किया कि पाकिस्तान ना आके सारी दिया। आपको पता है कि सिक्योरिटी का कोई बहाना नहीं है। जब उनका डेलीगेशन वापस गया तो पाक फ़िज़ाइया ने उन्हें किस तरीके से बाहिफाजत तेहरान एयरपोर्ट पे उतारा, ये कोई बहाना नहीं है। बाज़ कहते हैं जी सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी कोई मसला नहीं था, मिसट्रस्ट था उनका अमेरिका के साथ। वो ट्रस्ट बनने में भी टाइम लगता है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिज है ना, पाकिस्तान आपका केस लड़ रहा है और आप पाकिस्तान को की बात ना माने। फिर अभी जो ट्रंप साहब का कुछ देर पहले एक ट्वीट आया, उसमें भी उन्होंने शरारत की है। वो कहते हैं 3 सख्त शराइत हैं जी मेरी, मैं ज़रा अगर आप इजाज़त पढ़ देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सर अब कौन सी नई शराइत? मैं बताता हूँ। मिसाइल हमलों की सूरत में मुकम्मल तबाही और 10 साल के लिए तेल से महरूमी, ये ईरान को पैगाम दे रहे हैं। फिर दूसरी सख्त है सख्त शराइत पर मुज़ाकरात अमल दरामद के लिए अमरीकी दबाव बरकरार रखना। तीसरी कह रहे हैं बग़ैर किसी मुतालबे के बिल्कुल सादा तरीके से हथियार डालने का ऑप्शन, ये ऑप्शन। ये तो फिर आप ईरान पहले दिन से हम देख रहे हैं कि वो कहता है कि ये जो सिर्फ जंग बंदी की ये जो बातें चल रही है, जो जंग बंदी हो गई है 2 हफ्तों के लिए, ये सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश जो अमेरिका की तरफ से है। और स्टिल वही चीज़ें शकील करार साहब जो अभी भी वो बयानात जो हैं वही ईरान की तरफ से आ रहे हैं। क्या जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब ने बात की है कि ईरान को यहाँ आना चाहिए था, फिर एक प्रेशर जो है बिल्डअप करना चाहिए था अमेरिका पे, फिर पाकिस्तानी क़यादत जो है वो भी साथ देती, फील्ड मार्शल साहब भी साथ देते, सो क्या समझते हैं कि ईरान का एक अच्छा फैसला कि वहीं रह के वो बता रहे हैं कि भाई हमारे ये मुतालिबात है, ये अगर आप मानेंगे तो हम पाकिस्तान आ सकते हैं? शुक्रिया काशा। देखिए इस सवाल से मेरे 1-2 ज़राए से बात हुई थी, तो उन्होंने ये वादे किया था कि ईरानी देखें पहले भी जब वो आए तो 2 मरतबा उनकी मूवमेंट हुई और वो तैयार हुए आने के लिए, फिर रुक गए। देखिए ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और गुज़रते वक्त के साथ साथ जी उसकी हसासियत में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप, पूरा गल्फ़ और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ सूरत ये है कि पेट्रोल की तरसील रुकी हुई है, सिक्योरिटी की वजह से ट्रक्स जो है ऑयल टैंकर को परमिशन नहीं है इस्लामाबाद पिंडी में दाखिल होने की, तो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। जबकि अटक ऑयल रिफाइनरी ने भी अपना जो है सप्लाई, जो उसकी पैदावार है उसको रोक दिया है आर्जी, कि वो कहाँ सप्लाई करे, आगे जा नहीं रहा। तो पाकिस्तान भी उससे मुतासर हो रहा है। सूरत हाल ये है कि ईरान बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि पहले हमारा जो जहाज़ पकड़ा है उसको छोड़ो, उसका जो अमला है उसको छोड़ो, तो फिर हम इस्लामाबाद आके बैठ के बात करने को तैयार हैं। अब सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात कोई अगर बावर करा सकता है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, कि उनकी वो इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी बात मानते भी। पहले भी इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फील्ड मार्शल की बात सुनी और मानी, तो अब भी मेरा ख्याल है कि वो दोबारा रब्ता करें। लेकिन इस वक्त देखना हो क्या रहा है आकाश, हो ये रहा है कि ऐसे अनासर
सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ और इस इस्लामाबाद जो टॉक्स है इसके ख़िलाफ़ बाकायदा मनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ईरान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर प्लान तरीके से उर्दू में लिखी हुई तहरीर जो है वो ट्विटर पे आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो वो एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे माहौल कि जिसको जो चीज़ों को नेगेटिव लेके जा रहा है। देखें ना, हमारी आवाम जब चीज़ को सुनती है और पढ़ती है तो वो उसके पे यकीन कर लेती है फौरी तौर पे, वो आगे तहकीक नहीं करती। हमारे बात साफ़ी भी यही करते हैं कि फ़ौरन आगे फॉरवर्ड एज रिसीव आगे भेज दिया, उसको पढ़ा भी नहीं खुद होता। तो इसी सूरत हाल में ये बात हकीकत है कि ईरान को भी थोड़ा सा बैक पे आना पड़ेगा और थोड़ा सा अमेरिका को भी। अब मुश्किल ये है कि ईरान को तो हम पाकिस्तान किसी ना किसी तरह राज़ी कर लेगा कि वो पीछे हटे, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? बिल्कुल, ट्रंप से बात सिर्फ कर सकते हैं फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल को बात अब मैं नहीं समझ रहा कि उनको तो सब पता है, हर चीज़ उनके नोटिस में है। और फील्ड मार्शल अगर इमीडिएटली इस बात करते हैं, देखें ना, अब डिप्लोमेसी में आज ईरानी जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ से। उससे पहले भी राब्ते होते रहे, उससे पहले मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, अमेरिकन सफ़ीर से की। तो ये तमाम तर चीज़ें इसी के लिए हो रही हैं। अब ईरान की देखें ना, बाकी चीज़ें अगर तय हो चुकी हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि अब टॉक्स की नौबत नहीं रही, अब बराह रास्त माहदे पर साइन होंगे। तो उसका मतलब है कि शराइत 19-20 करके तय हो चुकी हुई है। सिर्फ अब मामला आ गया अब नए हरमुज़ का, वहाँ पर एक जहाज़ को छोड़ना और उसका 8-10 का अमला इसको छोड़ना, तो फिर ईरान के अंदर इत्तेमाद की फ़ज़ा पैदा होगी। ये ईरान की जो सफारतकार हैं वो बता रहे हैं हमारे ज़राए को कि जब तक प्रेसिडेंट की तरफ से, ट्रंप की तरफ से हमें कोई मस्बत जवाब नहीं मिलता और उस पर अमल दरामद नहीं होता, हम किस मुँह से किस तरह हम इस टॉक पे आके बैठ जाएँ। तारक समार साहब जो कह रहे हैं कि आके यहाँ आके बैठ के मुतालबा करते तो उससे कोई प्रेशर नहीं आना था। देखिए, ट्रंप को समझाना, बताना या कोई बात मनवाना इतना आसान नहीं है। वो शख्स जो हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपना बालों का स्टाइल भी चेंज करता है और मुंह के उसका स्टाइल भी चेंज होते हैं। अब तो उसने डायरेक्ट बराह रास्त पिछले 24 घंटे में 1-2 ट्वीट हुए हैं जिसमें उसने बराह रास्त ट्वीट भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ के मीडिया को भी उसने लताड़ दिया और उनकी खिलाफ बातें की हैं। तो उससे आप कोई भी धोखा कर सकते हैं किसी भी लम्हे में। लेकिन अब जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में बातचीत है, अब ज़ाहिर है वो हमें बताएंगे थोड़ी क्या चल रही है, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा जोर लगा रहा है कि किसी तरह ईरान यहाँ पर डेलीगेशन भेज दे और अमेरिका की डेलीगेशन भी आ जाए तो बातचीत हो जाए। देख रहे हैं यहाँ तो अब सेट जो है सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट हुई हुई है। सिर्फ दोनों डेलीगेशन ने आना है और उस पर साइन करना है और फिर उसके असरात आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जिसे ईरान अपनी बात को फिर दोहरा रहा है कि ये जो उन्होंने ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीज़ फायर, तो ईरान ने कहा ये मुतालबा किसने किया आपसे, ये उनकी तरफ है, हम तो नहीं मानते। और उनका ये कहना है, फिर अपनी बात दोहरा रहा है ईरान कि ये दर हकीकत अमेरिका ज़मीनी हमला और दूसरे हमले करने के लिए वक्त मांग रहा है कि उसको वक्त मिले और अपनी तैयारी मुकम्मल करें। सर, हम देख रहे हैं डे फर्स्ट से ये चीज़ें हमारे सामने ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यही हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जो है वो भी हुआ है और उसके साथ वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, अमन की कोशिशों पर सर तबादला ख्याल हुआ है। ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मुश्तरका फार्मूले पर मुत्तफ़िक नहीं है, तमाम तर चीज़ें वो भी सर हमारे सामने। सो पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, स्टिल हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो ये हो सकती हैं। सो सर, हमने तो पूरी एफर्ट्स की हैं, क्या कहेंगे इस पे? आकाशा, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बिलाशुबा बड़ी अच्छी एफर्ट्स की हैं और एक टेबल ज़रूर सजाया है, लेकिन टेबल पर बैठने के लिए 2 फरीकों की ज़रूरत होती है और दोनों फरीकैन जो है वो पाकिस्तान आने से वो बिल्कुल पाकिस्तान आना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, बल्कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी चंद वजूहत हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी तो मैं अपने दोनों भाइयों की बातों से थोड़ा सा नेगेट करूंगा। देखिए, पहली बात ये थी कि ईरान का ये ख्याल था कि अमेरिका का ये ख्याल था कि अगर वो ईरान को डराएगा, उनको डराने की कोशिश करा तो वो दबक जाएंगे और फिर वो जो है वो पीछे हटेंगे और अमेरिका अपनी टर्म्स डिक्टेट करके इस जो एक पूरी दुनिया में एक इंप्रेशन देगा, एक तासुर देगा कि जी देखिए हमने ईरान को डरा के धमका के अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ले आए, जबकि मामला ऐसा नहीं है। देखिए,
आज ईरान के अंदर जो लोग उस रजीम का हिस्सा हैं, वो तमाम लोग हैं जो इन पाबंदियों में परवान चढ़े पैदा हुए और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईरान के अंदर यही हालात देखे थे कि पाबंदियां थी, माशी पाबंदियां थी, और उन्होंने उस घुटनज़दा माहौल में जो है वो परवान चढ़े, और आज वो एहसाबी तौर पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनको ईरान की अमेरिका की जो भी गीदड़ भभकियां हैं उन पर असर नहीं करती। दूसरी एक चीज़ और है, वाशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमिस्ट हैं जॉश रॉकन, उन्होंने कल टीवी पर भी बैठ के कहा और बड़ा बरमला कहा। उन्होंने कहा ये जो लड़ाई के अंदर, जैसे आपने मेंशन किया अभी शकील करार साहब ने भी, कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बार ट्वीट करने में क्या अभी लड़ाई रुक चुकी है, 24 घंटे के लिए रुकेगी, फिर हमने ब्लॉकेट खोलना है, नहीं खोलना, ईरानी जहाज़ों को पकड़ लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो स्टॉक मार्केट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऊपर और नीचे हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदने वाले लोग हैं इस वक्त, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी लोग हैं, और उनके कैबिनेट का हिस्सा लोग भी ऐसे हैं कि जो इस ट्रेडिंग के अंदर जो है वो शामिल है। तो ये मनी मेकिंग का आप ये समझ लें कि मशीन है इस वक्त जो ईरान अमेरिका जंग है। और फिर जहां तक बात है ट्रंप साहब की, तो ट्रंप साहब ने कल CNBC को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी बरमला एक बात की। उन्होंने कहा कि ये जो जंग बंदी की गई है, इसमें दोनों फ्रीकैन को जंग की तैयारी करने का मजीद टाइम मिल जाएगा। हम भी अपनी भरपूर तैयारी करेंगे और ईरान भी अपनी भरपूर तैयारी कर ले। इसके बाद जंग का एक और फेज शुरू होने वाला है। और जहां तक ये बात तारिक समीर साहब ने की कि वो दोनों पाकिस्तान आ जाते तो पाकिस्तान ये बात उनसे करता तो फिर ईरान बैठ जाता और ईरान कहता कि जी चल पड़े। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपने बात अमेरिका से करनी है तो आपको अमेरिका को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका आपकी बात इतनी मानता तो आप उसको एक फोन कर सकते हैं, जूम की कॉल कर सकते हैं। लेकिन केस ये नहीं है। देखें, ईरान ने गुड जेस्चर के तौर पर अपना हुर्मुज़ को खोला और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन गुड जेस्चर जो अमेरिका है वो ब्लॉकेट खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने जिस किस्म के बयान दागे और जिस तरह ह्यूमिलिएट किया ईरानी क़यादत को, और फिर वो कहा कि ये डर गए हैं और हथियार डाल चुके हैं, उसके बाद उनके इंटरनली इतना प्रेशर था पासदारान इनकलाब का सियासी हुकूमत को, और फिर अवाम का इतना प्रेशर था कि उनको फिर मजबूरी के तौर पर यह बंद करना पड़ा और ब्लॉकेट अपनी जगह पर खड़ा। और जैसा कि आपको पता है कि ईरानी जहाज को पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर सोचने की ये बात है कि क्या ये दोबारा टेबल पर बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून ये लोग टेबल पर बैठने वाले हैं। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में कल भी और परसों भी ये कहा था कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी नहीं चाहते कि ईरान की जंग इस नोट के ऊपर आकर खत्म हो जाए जहां ईरान विन विन सिचुएशन के ऊपर है। देखिए, आज अगर ईरान अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा लेता है तो फिर अमेरिकन जो अड्डे हैं गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तो सारे यूजलेस हो जाएंगे। कि आज आपने देखा कि कल यूएई के जो एक नायब वजीर खारजा है, उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका हमें क्या बचाएगा, वो तो पहले अपने आप को बचा ले। तो ये इंडिकेशन है कि फर्दर डाउन द रोड अमेरिका के जो अड्डे हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर खत्म हो जाएंगे अगर ईरान अपनी टर्म्स डिक्टेट कर लेता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा विक्टिम होगा, या जो सबसे बड़ा उसके बाद जिसके हालात खराब होने जा रहे हैं, वो इसराइल होगा। तो अमेरिका ऐसी सूरत में कभी भी यहां से नहीं निकलेगा जहां उसको ये पता हो कि मिडिल ईस्ट उसके हाथ से निकल रहा है। और मिडिल ईस्ट निकलने का मतलब यह है कि पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका को जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है उनका क्या पैक्ट है कि वो तेल बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएंगे और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज हाउ द पेट्रो डॉलर वर्क्स। अगर यहां से अमेरिका अपने अड्डे खत्म करके चला जाता है तो पेट्रो डॉलर का निजाम भी खत्म हो जाएगा। क्यों? उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उनकी डिपेंडेंस जो है वो अमेरिका के ऊपर खत्म हो जाएगी। फिर वो अपने कोशिश करके अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक करेंगे और खित्ते में पीसफुल जो है वो माहौल हो जाएगा, जिससे ये जो आज की सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी। और एक और बात याद रखें कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बड़े क्राइसिस में है। यूएई ने इस वक्त अमेरिका से अपील कर दिया है कि जो हमारे मुल्क में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है और फाइनेंशियली तौर पर हमारे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमें आपसे माली इमदाद की जरूरत पड़े। तो जिस 40-45 से 50 दिन की जंग के बाद आज मिडिल ईस्ट के वो मुल्क जो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट थे, आज वो अमेरिका से मदद के तलबगार हैं। और ये सिर्फ यहां तक नहीं होगा, बल्कि
यूएई के अंदर काम करने वाले 22 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो भी तकरीबन बेरोजगार हो चुके हैं, और वहां से 10 से 12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आते थे रिमिटेंसेस की शक्ल में। अगर नहीं आएंगे तो कल इसका बैकलैश आपकी इकोनॉमी पे जो आएगा वो बड़ा भयानक वो होगा। तो हालात पहले बहुत ज्यादा खराब है। अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि 2 साल में पाकिस्तान ने रोजाना के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 अरब रुपए का कर्जा जो है वो लिया है, और वो भी तो किसने देना है भाई? अवाम ने देना है, काम आदमी देना है, हमारे पाकिस्तानी ने देना है। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। सारा जी, इस वक्त हालात आपके सामने हैं, हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, हम तो समझ रहे थे कि अब तक के मुज़ाकिरात जो है वो हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सामने, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। हाँ जी, उम्मीद तो बहुत थी कि जो वो एक पहला फेज और फिर दूसरा फेज, तो अब आपके सामने सारे हालात हैं कि अब आप देख लें कि इन तमाम जो मुज़ाकरात को दोबारा बैठने के उस सारे अमल को किसने खराब किया? वो खुद अमेरिका ने खराब किया, उनके सदर की ट्वीट्स ने खराब किया, उनकी वो कह रहे ना कि गुंडागर्दी कह लें कि जो उन्होंने वो ईरानी जहाज और फिर ये सारे मामलात हैं। तो आकाशा, पाकिस्तान सालिस था, उन्होंने बहुत कोशिश की कि दोनों फ्रीकैन एक जगह पर बैठे हैं, अपनी उस कोशिश में पहले फेज में कामयाब भी हुए। अब दूसरे तो आप देखें, अब ये तो वो कहते हैं बॉल उनके कोर्ट में है कि वो शख्स चाहता क्या है, कि वो कहते हैं ना कि खुद ही आपने एक ट्वीट करवाई कि भाई ये जंग बंदी हो रही है और ये अब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे, फिर उसके बाद जब वो आए और फिर उन्होंने तारीफ भी की, फिर उसके बाद खुदा जाने वो पलट गए। कि शायद वही बात है कि यहाँ पर तो आप, जो मैंने इस चंद अरसे में, थोड़े अरसे में देखा है, या तो कोई डर के अपनी वीडियोस के उस पर फैसले करता है, और यहाँ पर फाइल्स हैं, पता नहीं किसने, वो कहते ना कि उनकी गर्दन के ऊपर अंगूठा रखा और वो फिर इस किस्म के बयान देते हैं। वो ऐसे ही जैसे यहाँ पर कराची में ना अल्ताफ हुसैन इस तरीके के बयान देते थे, फिर सुबह उनकी पूरी काबीना बैठी उसको वो डिफेंड कर रही होती थी कि ये ऐसा नहीं और ऐसा नहीं। ये तो मुझे अमेरिका के अल्ताफ हुसैन लगते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इनको भी लंदन भिजवा दें, इनको भी लंदन भिजवा दें, वाशिंगटन से ट्रम्प को भी। सब कुछ ही नहीं तो अंडर है क्या है, इनको कहाँ भिजवाएंगे? तो यही है। अब देखे, पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिश की ना, ये इल्जाम हमारे सर तो नहीं है। अब देखिए, हमने तो अपना 4 दिन से मुल्क भी बंद किया हुआ है, हमने तो अपने शहरियों की जिंदगी भी अजाब कर दी है, हमने तो उनको घरों तक महसूर कर दिए है, जो सफर कर रहे हैं, जो ये तमाम चीजें हैं, बस अड्डे बंद कर दिए, कंटेनर्स लगा दिए, रास्ते वो कर दिए। अब हमने इतना कुछ तो किया, माजी में भी देखिए हमने छुट्टी भी दे दी, फिर पता चला कि वो यूएई की हुक्मरान यहाँ पर आए नहीं। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? रास्ते बंद कर दिए, अब हमारी सांसें बंद करके अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या कह सकती हूँ। बहरहाल अब ये कि ये उनको सोचना चाहिए। आपकी सांसें बंद कर, आपकी नहीं, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सांसें बंद करके सांसें बंद कराना चाहती है आकाशा आज ही। फुट के सांस आ रही है। अभी देखिए ना कि वो जंग और सारा अब आपके सामने, और फिर जिस तरीके से ये जो अभी आपने बताया कि 21 अरब डेली बेसिस के ऊपर आप ले रहे हैं, और आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हैं, आप वो एलएनजी के अड्डों की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, जो कि अवाम के सो कॉल्ड हर दिल अजीज कायद ने ये तमाम फैसले किए, और उस फैसले का खमियाजा कौम भुगत रही है। हमारी तो सांस बंद है, हमारे तो बस इतनी सी आ रही है कि जी सके ये जो आपको वो दिल धड़कता हुआ, या वो कहते ना कि दिख रहा है, तो वो बस ऐसे ही थोड़ा सा हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। जीने का इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। तो बस अभी फिर दूसरी बात ये कि अब आप देखें कि समझ नहीं आती, हमारे कुछ जय्यद सहाफी, सारे नहीं, अब वो कहते हैं कि मोहरत इल्जाम ठहरा रहे हैं। फिक्रा कहा आपने जी, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुरुस्त फिक्रा कह दिया आपने, कुछ सहाफी। जी, कुछ सहाफी मैंने बोले ना, कुछ तो वो मशवरा भी दे रहे हैं। अरे भाई, उनकी मुल्क की खारजा पॉलिसी है ईरान की, वो क्या करते हैं, या वो मशवरा दे रहे हैं उल्टे सीधे। जी सायरा जी, आप बताइएगा, आप बात कीजिएगा प्लीज। मेरा भी माइक खोलिएगा, जब ये बात करेंगे फिर मैं भी बीच में लुक में दूंगी। अब आप ये शकील करार शरारतें करते हैं, इनकी बातों को सीरियस ना लिया करें। सीरियस क्या, मौजू से हट जाते हैं हम लोग, पता नहीं फिर मैं किधर से किधर निकल जाती हूँ। तो वो उन जगह सहाफियों के लिए कि खुदा के बातें मशवरे न दे,
उनकी अपनी मुल्क की खारजा पॉलिसी है। बिल्कुल, वो एक दुरुस्त है, ये तारक सुमैर साहब ने मशवरा दिया था। सायरा जी आपको बताते चलो, एक साल पहले भी हमारा जो दुश्मन है भारत, उसने एक प्रोपेगेंडा किया था पहलगाम फॉल्स फ्लैग, और एक साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। वो भी हमारे सामने चीज़ें हैं। एक साल गुजरने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों या सिक्योरिटी नाकामियों पर कोई वाज़ेह कार्रवाई जो है वो हमारे सामने नहीं आई। शायद ये कार्रवाई हो जाती तो बहुत सी वो कहते हैं ना हकीकतें जो हैं वो खुल जाती हमारे सामने। तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं, उस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारिक सुमैर साहब, जिस तरीके से मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये तमाम तर चीज़ें जो है बताई हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग जो एक साल पहले किया गया था, सो अभी तक कोई तहकीकात उस पर नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पर एकदम से इल्ज़ाम लगाया गया था, फिर 10 मिनट में एक FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। सो चीज़ें तो बड़ी प्री प्लान थी, तमाम तर चीज़ें जो है वो प्लानिंग से हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी तहकीकात जो है वो नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था कि हम लोग आपको इस पर हेल्प आउट करते हैं, लेकिन माना नहीं गया ना, हकीकत उनके सामने थी। क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया काशा। ये 22 अप्रैल की बात है 2025 में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने किया था। अब वहाँ यूपी के इलेक्शन होने थे और उसके सियासी मकासद थे, और उसका मकसद था पाकिस्तान पे जंग मसलत करना। जब उन्होंने ये ऑपरेशन किया तो उसके चंद दिन बाद काकूल अकेडमी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब करने गए। वहाँ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें। जब वो मैसेज कन्वे हुआ, पूरी दुनिया को बताया, यहाँ दफ्तर ख़ारजा में एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दी गई, गैर मुल्की एम्बेसडर्स को, कि पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर साबित हुआ। फिर आपको पता है कि जो पुलिस स्टेशन था और पहलगाम जो जहाँ पे वाक़या हुआ, उसमें कितना फासला था, पहाड़ी इलाके हैं। 10 मिनट में FIR, शकील करार साहब माहिर हैं क्राइम रिपोर्टिंग के, क्राइम रिपोर्टिंग के, तो ये बता सकते हैं कि FIR दर्ज होने में कितना टाइम लेती है पुलिस और क्या होता है। तो ये सारा प्री प्लान उनका राह का सारा मंसूबा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया को एक बताना था कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी खुदा न खास्ता जी मकबूजा कश्मीर कर रहा है। वो उल्टा पड़ गया। और मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। फिर उसने 5 मई को अटैक किया पाकिस्तान पे, 31 तारीख को किया था, फिर 5-6 मई की किया। फिर वो जो तैयारे गिरे, राफेल तैयारे गिरे, हमारे शाहीनों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया। फिर 10 मई को मार्का हक की जो फतह मिली, उससे पाकिस्तान यहाँ से कहाँ पहुँचा, दुनिया में उसका मुकाम बना। वही डोनाल्ड ट्रंप जो 10 मई से एक दिन पहले या चंद घंटे पहले कह रहा था कि ये आपस में हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, मैंने बीच में नहीं पड़ना, मैंने कुछ नहीं करना, उनसे क्वेश्चन हुआ था। तो फिर वही बीच में पड़े। नरेंद्र मोदी ने ऐसे हाथ बांधे और कहा कि मेरी जान बचाओ। ये जनरल आसिम मुनीर ने हमारे फ़लाँ ठिकाने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी मिसाइल कहाँ पहुँच रहे हैं, आपको पता है क्या माहौल था वो। और वो जो 4-5 घंटे थे फजर की नमाज के बाद जो पाक फ़ौज ने ऑपरेशन किया था, मिसाली ऑपरेशन, और दुनिया भर में हमारी दाग बैठी हमारी फ़ौजी कुव्वत की। और ट्रंप बीच में पड़े, फिर 16 जंग बंदी हुई, लेकिन उसमें 2 मिसाइल अभी तक बाकी हैं। एक मैं कहूँगा जो हमारा पानी का इशू है, जो उस पर उन्होंने गड़बड़ की हुई है इंडिया ने, वो यकतरफा तौर पे मुअत्तल किया हुआ है एग्रीमेंट, उसको बहाल होना चाहिए। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर का भी ट्वीट रिकॉर्ड पे है, डोनाल्ड ट्रंप का भी, कि हम बिठाएंगे, जो तनाज़ात हैं वो हल कराने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चले ये एक इशू है। हाँ। इस पे हमारी हुकूमत को पता नहीं शर्म आती है आजकल बोलते हुए। सर, उनको क्या जो ये मसला इस पे बोलना चाहिए, इस पे डट के बोलना चाहिए। कश्मीरियों पे जो मजालिम हो रहे हैं भारत की तरफ से, उस पे बात करनी चाहिए। मैं हमेशा से बात करता हूँ, और मैंने जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के लीडर्स हैं, सैयद अली गिलानी मरहूम, मैं उनको सलूट मारता हूँ।
उन्होंने जो मुझे 2 मरतबा इंटरव्यू दिया था, एक मरतबा नई दिल्ली में, एक मरतबा मिना में इंटरव्यू दिया था, वो अल्फाज उनके आज तक मैं नहीं भूला। पाकिस्तानियों के लिए वो कितना दर्द रखते थे, पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते थे और उनको जिस तरीके से नज़रबंदी की गई और फिर वो शहादत की मौत में तो उनको कहूँगा, और उनका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया था लायकीन को। तो ये दुनिया को और बताने की ज़रूरत है, इस पर हमारी खारजा पॉलिसी को बड़ा मुतहरक होने की ज़रूरत है। सफारतकारों को बड़ी भारी तनख्वाहें लेते हैं, इस पर काम करें और इंडिया को मज़ीद और नीचे लेकर आए। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो जिस पे तारिक सुमैर साहब ने बात की, सायरा जी इस पे भी आपका पॉइंट चाहूँगे, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी 33% कम, महंगाई में जो इजाफा है सायरा जी वो भी हमारे सामने आ रहा है। तो मनसूबाबंदी की माहाना तरक्याती रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं, क्या कहेंगी इस पे भी? आकाशा, तारिक सुमैर साहब के पास से वो कहते हैं ना कि 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जो मामला है हमारा सिंतास मुआहदे वाला और ये जो कश्मीर इशू है, इसके ऊपर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो डट के इसके ऊपर सफारतकारी होनी चाहिए। बाकी उन्होंने कहा ट्रंप ने वादा किया, वो क्या कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए तो तेरे वादे पे क्या एतबार करें, क्या इस तरह का नगमा है? खुशी से मरना, तेरे वादे पे एतमाद किया जी, उनको खुद नहीं पता वो जो शख्स अपने साथ किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकता, वो दुनिया के साथ किए हुए वादे क्या पूरे करेगा? वो सुबह के कहे हुए बयान पे दोपहर तक कायम नहीं रह सकता, वो दुनिया के साथ वादों का क्या करेगा? और मैं बाकी इधर उधर क्या जाऊं कि बिल्कुल पाकिस्तान को इस पे, मैं तो कह रही हूँ कि जो सालसी का किरदार भी और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे कि ये कोई जंग बंदी हो और कुछ नकायत के ऊपर ये लोग टेबल पे बैठ जाएं। ईरान और अमेरिका की बात करी तो मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें हम अपने ऊपर से भी सैंक्शन हटवा लें। आप देख लें, रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, वो ईरान से खुलेआम तिजारत भी करते हैं और जो भी लेन देन के मामलात हैं वो सारा कुछ है। इंडिया, हमारे ही सहाफी बताते हैं कि जी वो ईरान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, तो उन पे पाबंदियां क्यों नहीं है और हम पे पाबंदियां क्यों हैं? हम ये गैस और तेल यहाँ से अपने पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं ले सकते? हम यहाँ से तिजारत क्यों नहीं कर सकते? आकाशा, अगर हम यहाँ से तिजारत करें तो यहाँ बरास्ता ईरान हमारे लिए पूरा यूरोप खुला है। बिल्कुल, वो जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की और वो चीजें इधर से उधर करने की, वो हमें तकरीबन बचे। हमारी वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफा हो, इंपोर्ट में जो है चीजें जो टैक्सेस लगते हैं उसमें कमी आए। बाकी आपने कहा कि क्या तिजारत के लिए आपने कहा ना जो ताजिर यहाँ से चला गया, तो आप यहाँ पर माहौल कैसा है आप मुझे बताइए। मैं दूसरे चैनल लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रही, आप यहाँ पर बिजली देख लें, आप यहाँ पर टैक्सेस देख लें, आपकी पॉलिसी, आप इनको नहीं पता कि हमारी पॉलिसी क्या है। एक शख्स वो कहती, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो एक कहता है कि ये जो काला है ये बहुत अच्छा है, एक हफ्ते बाद आके कहते हैं कि काला रंग बुरा है, सफेद अच्छा है। सोलर ही आप ले लें कि लोगों को इन्होंने माइंड किया कि आप सोलर लगाएं और उसके बाद जब सब सोलर बिक गए इनके, उसके बाद ये पॉलिसी लेकर आगे और नेट मीटरिंग और ये और चीजें, इन हालात में क्या वो करेगा? ऐसे ऐसे जोन है चाइना और पड़ोसी मुल्कों में, बांग्लादेश और उसकी बात कर रही हूँ कि जहां पर उनको इतनी सब्सिडी दी जाती है, बिजली फ्री है और सारी चीजें। यहाँ पर कैसे मैं आपको, यहाँ पर क्या है? वही जो अशराफिया असेंबलीज में बैठी हुई है वही तो ताजिर हैं और वो अपने लिए करते हैं। जो मुल्क का जेन्युइन ताजिर है, जो सनतकार था, उसको यहाँ से उन्होंने भगा दिए और उसके बाद आप देखें कि ये पॉलिसीज भी किसी के कहने पे बनती हैं और जिसमें किसका भला हो या ना हो। तो देखिए, फिर आप मुझे बताएं कि फिर रेमिटेंस की बात आ रही है। उससे पहले यूएई का किसी ने जिक्र किया कि हम डर जाते हैं कि वो यूएई से हमारे मजदूर तबका निकाल देगा। तो मुझे बताएं, इन 77 सालों में मुल्क में ऐसे रोजगार क्यों नहीं पैदा किया गया? वो भी तो समंदरी एक वो पट्टी वाला इलाका है ना, यूएई की मैं बात कर रही हूँ, कि जिसमें जहां पर हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने तबाह बर्बाद किया। मैं एक इंडस्ट्री का नाम भूल गई हूँ कि वो जो अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने होने नहीं दी, और वो जो पूरी दुनिया से और जापान से वो जो गाड़ियां आती हैं, वो उसका प्लांट जो है वो दुबई में लगा हुआ है और वहां पर जितने काम करने वाले वो हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स और मैकेनिक हैं। हमारे जो यहाँ पर लोकल मैकेनिक है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि अब किसकी
क्या मुफादात होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि अपने पाव भर गोश्त के लिए ये ऊंट ज़िबा करते हैं और वो जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचने नहीं देते। तो ऐसे लोगों का भी कला कमा करना चाहिए और अपने मुल्क में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि जो हमारे ये जो मजदूर तबका जाता है, जी। फिर हम किसी जो गलत भी कर रहे हैं तो हम खुल के उस गलत को गलत भी ना कह सकें कि जी हमारी जो रेमिटेंस है, ये जो हमारी जो क्या कहते हैं मुआशत है, टांग वहां पर फंसी हुई है। चले सारा चीज़ पे आपका पॉइंट आ चुका है। डॉक्टर अली इमरान साहब, महमूद अचकज़ई और तहरीक इंसाफ में दूरियां, कुछ ऐसी बातें इस वक्त जो है वो चल रही हैं क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब को बहुत से इजलासों और जुलूसों में उनकी शिरकत नहीं हुई है। सर, तो इस पे ज़रा एक नज़र दौड़ाइएगा। और एक और सवाल सर इस वक्त आपके सामने रखना चाहूँगी, ये चाहूँगी कम वक्त में आप सर ज़्यादा बात करें। पार्टी की जो क़यादत है, कहा तो ये जा रहा है पार्टी क़यादत के कुछ लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सलीमा खान जो है उन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाली हैं, और वो ये कह रही है कि मैं क्या दबाव डालूंगी, मैं सिर्फ एक ये बात कर रही हूँ कि जब भी हम कोई कॉल देते हैं या कोई बात करते हैं कि आपको भी अडयाला हमारे साथ चलना चाहिए, तो सर सिर्फ हमारी इतनी सी बात मान लिया करें। क्या कहेंगे अली इमरान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आकाशा, सबसे पहले तो अचकज़ई साहब की बात कर लेते हैं, दूसरी फिर बाद में अलीमा खान साहब की बात करेंगे। जी देखिए, अचकज़ई साहब पर जो एतमाद था वो खान साहब का बड़ा एतमाद था, और अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो थे उनके ऊपर खान साहब ने दोनों को, एक को नेशनल असेंबली के अंदर और दूसरों को सेनेट में उन्होंने अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब पार्टी ने कॉल दी तो शायद जो ख़ास तौर पे 9 अप्रैल वाला जो रावलपिंडी का जलसा था उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ जो तनाज़ात हैं वो बढ़े, और अब मेरे भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो नाराज़ हैं और बैरिस्टर को और मुबैना तौर पर जो सुना गया वो कह रहे हैं कि उनसे हम बात करेंगे और उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो खैर ऐसा कोई पॉइंट समझ नहीं आता कि जिसके ऊपर उनकी कोई नाराज़गी होनी चाहिए या वो नाराज़ हैं, और वो क्या नुकता है जिस पर वो नाराज़ हैं मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि पार्टी के किसी भी फ़र्द रुकन ने या किसी भी ऐसे आला पार्टी के अहदेदार ने उनके बारे में तो कोई ऐसी ना तो कोई बयान दिया है और ना कोई इस किस्म का पार्टी के अंदर कोई स्टांस लिया गया है। इमरान साहब के सोहेल आफरीदी साहब थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं इस वक्त बानी पीटीआई को लेकर, इस पे कोई नाराजगी हो महमूद खान अचकज़ई की? मैं नहीं समझता कि उनकी जो है वो सोहेल आफरीदी के साथ किसी किस्म की कोई ऐसी बात है। अब देखें, सोहेल आफरीदी ने भी जो जलसा किया तो वो भी खान साहब के हुक्म पर हुआ ना। उन्होंने जब जेल पे सलमान सफदर साहब गए तो उन्होंने पैगाम दिया कि अगले 10 दिनों में केपी में जलसा होना चाहिए। तो सोहेल आफरीदी ने वो जलसा करके दिखा दिया, और आपने देखा कि कितना अजीम शान वो जलसा था। लोग वहां पर लाखों की तादाद में मौजूद थे और पूरा पेशावर और मोटरवे तक बंद थी आपकी। अब आ जाते हैं अलीमा खान साहबा की बयान की तरफ। देखिए, अलीमा खान साहबा पिछले गुज़श्ता 1 साल से अडयाला के बाहर, मैं भी बड़ा रेगुलर जाता हूँ अडयाला, क्योंकि पंजाब की तरफ से जो अटेंडेंस का एक ड्यूटी होती है या एक मरला होता है, उसको हमने आपके पास सुना है हाजिरी रजिस्टर होता है, हाजिरी लगाते हैं कितने लोग? जी सर, वो जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर थी आलिया हमजा साहिबा, जैसे ही वो पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर हुई खान साहब की तरफ से, तो उन्होंने अटेंडेंस का एक सिलसिला शुरू किया। तो जिसमें अटेंडेंस फिर हम देखते थे कि हमारे अगर हमारे बेसिकली पंजाब के 4 रीजन है, साउथ है, नॉर्थ है, सेंट्रल है और इसी तरह ही सेंट्रल है। तो हर वीक पर जो है एक हमारे रीजन की ड्यूटी होती थी कि उन वहाँ के जो MPs, MNAs और स्टेक होल्डर्स और टिकट होल्डर्स जो हैं वो आएंगे। तो फिर हम कोशिश करते थे कि हमें ये मालूम हो सके एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे हर रीजन में से कितने लोग पार्टिसिपेट करते थे और किस रीजन की कारकर्दगी दूसरे रीजन से बेहतर थी। तो ये नुकता था जहाँ से हम अपनी अटेंडेंस के जरिए देखने की कोशिश करते थे कि मजीद और कितनी बेहतरी की जरूरत है और कौन सा जो रीजन है वो कमजोर है जिसको हम मजीद काम करके तगड़ा कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी होगी और वो जेल चली गई, और फिर वो सिलसिला जो है अब उस तरह आगे नहीं चल रहा। अटेंडेंस में भी जो है वो खातिर खा जो हम देखते हैं इजाफा नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें पहले से जो है वो मतलब बेहतरी की तरफ नहीं गई वो चीज़ें। और अब अलीमा खानम साहबा जो कह रही हैं, देखिए हमने मेरा अलीमा खानम साहबा का एक अपना स्टैंस हो सकता है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं आकाशा आपको एक बात बताता हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और 9 मई के बाद से मैंने बहुत काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो
जितने भी हमारे असीरान थे, खास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितने भी लोग पकड़े गए, मैं कभी कतई ये नहीं कहता कि सब लोगों की जमानतें मैंने करवाई या मैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद से जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम भी उस चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा थे और मेरे भी कोई तकरीबन 400 से ज़्यादा वकालतनामे गए हैं। अब होता यह है कि जब आप लोगों को अडयाला जेल बुलाते हैं तो उस हर दफ़ा अगर एक मंगल छोड़ दें तो अगले मंगल पे एक FIR दर्ज होती है और वहां से 20, 25, 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज भी जो पिछले ट्यूसडे को जिस दिन अलीमा खानम साहबा ने कॉल दी थी अडयाला के बाद 10,000 लोगों की, तो उस दिन भी 41 लोग पकड़े गए, जिनमें से एक बंदे को डिस्चार्ज किया गया और 40 लोग आज भी जेल के अंदर है और कल उनकी डेट है, कल उनकी पेशी है रावलपिंडी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर। तो देखिए, हम जब कॉल्स देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, तो हमें ये बातें भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आखिर जब से खान साहब 9 मई के बाद से जब से 9 मई हुआ, उसके बाद से कितने हजारों खानदान सफर कर रहे हैं और आज सही कहा अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। क्लास इस पे मैं शकील करार साहब आपसे पॉइंट लेना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो गया है। बहनें कह रही हैं कि अब जो अवाम जो है वो सामने ना आए, बल्कि क़यादत जो है वो अब मैदान में आए। कोई गलत मुतालबा बहनों की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि वो कह रही है कि 1 साल से हम यहाँ पर आते हैं तो क़यादत हमें कहीं नजर नहीं आती, और जिस तरीके से अली इमरान साहब भी हमेशा ही शिकायत करते नजर आते हैं कि जो वहाँ जाता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी भी 39 लोग जो है वो जेल में। बिल्कुल, ये मुतालबा उनका बिल्कुल जायज़ है। मैं इसकी समझता हूँ कि इसीलिए भी ज़रूरी है कि जिनको इमरान खान ने खुद टिकट्स दिए और वो लोग जिनको शायद अपने गांव में को नहीं जानता होता था, आज वो बैठे हुए ईवानों में, लेकिन जब इमरान खान गिरफ़्तार हुआ है तो उसके बाद से वो कहाँ है। अगर उनको खौफ था गिरफ्तारी का, मुकदमात का, तो फिर सियासत में क्यों आए हैं? सियासत में तो आप देख लें पिछले 50 साल से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गिरफ्तारियाँ, जेल, एक हमारे लीडर को प्राइम मिनिस्टर को सजा भी हुई। तो आप किसी पार्टी को सेलेक्ट कर लिया तो आपको ही करना चाहिए। शकील करार साहब में आपको बहुत जो पता है कि पॉलिटिक्स में ये होना है, लड़ाई झगड़े, मारकुटाई और गिरफ्तारियाँ, मुकदमात होने हैं, तो फिर आप क्यों नहीं निकल रहे? क्यों आप बैठे हुए सर ये करेंगे तो आपका लीडर जो है बाहर आएगा और आपकी पार्टी जो है वो आए तो ना आए वो तो एक अलग इशू है, लेकिन कम से एटलीस्ट अपनी पोजीशन बात ये करें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े। सही शकील करार साहब आपका पॉइंट आ चुका है। जी सारा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ कि जो हमारे मियां असलम इकबाल और जो 2-3 और हैं, उनके पास पार्टी के ओहदे हैं। जी हैं जी, अभी तक हैं उनके पास ओहदे, अभी तक है, निकल नहीं सकते, वो मतलब छुपे हुए हैं पहले रियासत की उससे। तो अभी आपने हालिया ईरान की जंग में देखा कि वो लीडरशिप की शहादत होती थी और वो कहते हैं कि एक दूसरा लीडर उनका तैयार होता था। तो ये जो बाकी है, जैसे वो आप क्या नाम है उनका, महर शराफत है या अब्दुल सत्तार, क्या नाम है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, महर शराफत है जी। और बाकी ये हमाद अजहर वगैरह फिर ओहदों से जब ये लोगों को निकाल भी नहीं सकते, मोटिवेट भी नहीं कर सकते, आके वो भी नहीं कर सकते, तो ये ओहदे छोड़ देना। वो है महर शराफत अली और 5-6 और हैं जिन्होंने, वो कहते हैं कि अपने कारोबार भी इनके असर पड़ा, फैमिलीज पर भी, और सारा जो बाहर है जो निकल सकते हैं आप उनको ओहदे देते। जरूरी थोड़ी है कि लोगों के साथ चिपके रहे और जो एक इतना बड़ा कॉज है आप उसको नुकसान पहुंचाएं। कि जो ठीक है सारा कुछ है, ये ओहदे तो आनी जानी चीजें हैं, तो ये कर ले। शायद वक्त आ गया कि आप जो है पीटीआई की क़यादत संभाल लें। जी और अली इमरान साहब जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान रिहा होंगे। बस ऐसे ये देखे ना, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनका कोई इन्होंने लाया अमल नहीं है कि अगर वो 2 लोग कब से 2.5 साल से आप सुन रहे हैं, परवेज इलाही साहब को सदारत दी हुई है, यानी कि वो ज़ियारत के पत्थर हैं जिनको बरकत के लिए रखा हुआ है। किसी ऐसे शख्स को सदारत दे जो लोगों में निकल भी सके और जो मोटिवेट भी कर सके और सारा कुछ कर सके। भाई जिनको ओहदा मिल गया और उसके बाद उसी ओहदे के साथ बैठे हुए, भाई कुछ कर नहीं सकते तो साइड पर हो जाए, कोई बुरा नहीं मानेगा, है उतर जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई ओहदा आपको सौंपा गया, आपसे नहीं हो रहा, आपको गिरफ्तारी का डर है, तो आपको साइडलाइन हो जा चुका है। सारा जी आपका पॉइंट आ चुका है। सो अब जिस तरीके से अली इमरान साहब हमेशा कहते हैं कि गिरफ्तारी, बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हो सकते हैं इस पे, सो इस वजह से हम लोग आगे इस वजह से हम आगे नहीं बढ़े। हाँ सर प्लीज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सो ये वाली चीजें जो है वो सामने है। सो इस वक्त पार्टी के सामने उन लोगों को आना चाहिए जो गिरफ्तारियों से ना डरे, जिनको ये डर और खौफ ना हो कि अगर हमें पकड़ लिया जाएगा तो हमसे किस तरह का सलूक किया
किया जाएगा, सो तभी ये पार्टी जो है वो आगे चल सकती है। बहुत शुक्रिया तमामी लोग जो हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।